हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या प्राप्त होता है। नाभिक के गामा क्षय की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ गामा क्षय नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि अल्फा और बीटा क्षय का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके ऑप्शन के अनुसार यदि देखा जाए तो आपके ऑप्शन में नाभिक की द्रव्यमान संख्या बढ़ती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता। नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं गामा क्षय पर। या ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो यहाँ पर हो रहा है गामा क्षय की बात। ठीक है, गामा क्षय में ना तो द्रव्यमान बदलेगा और ना ही परमाणु। लेकिन हमें देखना है कि अगर अल्फा क्षय होता, मान के चलिए कि अल्फा क्षय है, ठीक है, या फिर बीटा क्षय है, ठीक है, या फिर गामा क्षय होता है। तो अब देखो, अगर एटॉमिक मास की बात की जाए, लिख लेते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इन दोनों चीजों की हम बात कर रहे हैं। अगर अल्फा क्षय होता है तो अल्फा क्षय होने पर आपको याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से माइनस हो जाता है, मतलब कि 2 कम हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, 2He4 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 कम हो जाता है। और वहीं अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है। वहीं अगर हम बीटा क्षय की बात करते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि जो नंबर होता है, नंबर कैसा होता है, एक बढ़ जाता है एटॉमिक नंबर, और मास अपरिवर्तित रहता है। ओके, वहीं अगर आप गामा क्षय की बात कर रहे हो तो गामा क्षय में क्या होता है, गामा क्षय को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अब देखो, यहाँ पर माइनस था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, आप ऐसा मान सकते हो। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक एक बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहां पर 2 है, मतलब +2 है, मतलब कि 2 प्रोटॉन निकल गए। इसका मतलब है कि परमाणु क्रमांक कम हो गया। 4 ऊपर लिखा है, मतलब 4 परमाणु भार कम हो गया। यहाँ पर 0 ऊपर लिखा है, मतलब 0 परमाणु भार कम हुआ, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर परमाणु क्रमांक में भी 0 है, परमाणु भार में भी 0 है, मतलब कि गामा कण का कोई भी परमाणु क्रमांक नहीं होता। मतलब कि ना तो वो पॉजिटिव होते हैं और ना ही वो नेगेटिव होते हैं, और परमाणु भार भी उनका कुछ नहीं होता। मतलब कि उनके जाने से परमाणु भार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि जो ये होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होता है। वहीं अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वहीं अगर हम गामा की बात करें तो गामा कैसा होता है, उदासीन या न्यूट्रल। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय कौन से तत्व होते हैं, जो अल्फा, बीटा और गामा क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। किस लिए उत्सर्जित करते हैं, स्थायी होने के लिए। और स्थायी होने के लिए उत्सर्जित तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक उत्सर्जित करेंगे ये भी तो होना चाहिए। तब तक उत्सर्जित करते हैं जब तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 82 ना हो जाए। 82 मतलब लेड के समकक्ष आने की कोशिश करते हैं ये, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है वो हमेशा लेड के ऊपर वाले जितने भी तत्व होते हैं सभी रेडियो एक्टिव तत्व हो जाते हैं, और लेड सर्वाधिक स्थायी या अंतिम स्थायी तत्व है आवर्त सारणी में। ओके, इसलिए सभी लेड को प्राप्त करना चाहते हैं, और ये वो कर सकते हैं अपने परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में परिवर्तन करके। इसलिए अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है रेडियो सक्रिय तत्व है कौन सा है। पोटेशियम क्या रेडियो सक्रिय तत्व होता है, नहीं। प्लूटोनियम, क्या प्लूटोनियम रेडियो सक्रिय तत्व होता है, बताइए। इसके अलावा मॉलिब्डेनम क्या रेडियो सक्रिय तत्व होता है। इसके अलावा सीसा क्या रेडियो सक्रिय तत्व होता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब प्लूटोनियम। आपने देखा होगा प्लूटोनियम 239 है ना, और 94। कहने का मतलब ये हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं और पीएल से। और यहाँ पर हम, सॉरी, आपसे पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित करता है। देखो, अब यहाँ पर दो तरीके की डेटिंग होती है। एक तो होती है कार्बन, कार्बन डेटिंग, और एक होती है यूरेनियम डेटिंग। कौन सी डेटिंग होती है, यूरेनियम, यूरेनियम डेटिंग। ठीक है,
अब जो यूरेनियम डेटिंग होती है, यूरेनियम डेटिंग मेनली की जाती है चट्टानों के लिए। चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में क्या उपयोग में लाया जाता है? कार्बन 14। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जीवित, ठीक है, और एक व्यक्ति होता है मृत, ठीक है। जीवाश्म व्यक्ति या जीव जो भी आप लेना चाहो, मृत। तो जो जीवित व्यक्ति होता है उसमें कार्बन 12 का भी अवशोषण होता है और कार्बन 14 का भी अवशोषण होता है, और दोनों का ही अवशोषण और क्षय होता रहता है। कैसा होता है? अवशोषण और क्षय दोनों होता है, ठीक है। अब लेकिन जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति में जब व्यक्ति मर गया तो उसके अंदर कार्बन 12 भी थी और कार्बन 14 भी थी, लेकिन कार्बन 12 का क्या हुआ? अवशोषण बंद हो गया। अवशोषण और क्षय दोनों हो जाते हैं बंद। क्या हो जाते हैं? दोनों बंद हो जाते हैं। इसलिए मृत व्यक्ति में कार्बन 12 की मात्रा उतनी ही होती है जितनी अंतिम समय उसके जीवित रहने पर थी। परंतु जो कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 में क्या होता है? कार्बन 14 में अवशोषण तो बंद हो जाता है, अवशोषण तो बंद हो गया, अब वो अवशोषण नहीं कर पा रहा, लेकिन जो विघटन होता है या फिर जो क्षय होता है, क्षय चालू रहता है, ठीक है ना, कार्बन 14 का। तो जब व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो उसमें निरंतर क्षय चालू रहता है, और क्षय होने के कारण हम इसके निकालते हैं अर्धायु काल, कितना खत्म हो गया ये। तो हम निकालते हैं अर्धायु काल की माध्यम से, अर्धायु काल का उपयोग करके हम निकाल लेते हैं आयु, ठीक है ना। इसलिए हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जीवित व्यक्ति हो चाहे मृत व्यक्ति हो, दोनों में ही कार्बन 12 और कार्बन 14 पाया जाता है। लेकिन जीवित व्यक्ति में क्या होता है? कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों का ही अवशोषण और क्षय होता रहता है। वहीं अगर हम मृत व्यक्ति की बात करें तो कार्बन 12 का अवशोषण बंद हो जाता है, क्षय बंद हो जाता है ना, क्योंकि वो अब वायुमंडल से कार्बन 12 नहीं आ रही उसके अंदर और नहीं जा रही है उसके शरीर से बाहर। तो जितनी थी उतनी ही रहेगी। परंतु जो कार्बन 14 होता है, ये एक रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है कि इसका क्षय निरंतर होता रहता है, क्षय चालू रहता है इसका, और क्षय घटता रहता है, घटता रहता है, और एक टाइम पर जब इसका अर्धायु काल हम मेजर करते हैं तो उस आधार पर हम निकाल लेते हैं कि इस व्यक्ति की या इस जीव की मृत्यु कब हुई। समझ में आ रही है बात? ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन डेटिंग से जीवाश्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? अम्ल से क्रिया करते हैं, क्षार से क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो गया? अम्ल। देखो, उभयधर्मी तत्व वो होते हैं जो कि दोनों से क्रिया कर लेते हैं, अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी क्रिया कर लेते हैं, उसे हम बोल देते हैं उभयधर्मी। ओके, चलिए, जैसे आप वाटर को ले सकते हो, ठीक है, अम्ल से भी क्रिया कर लेगा और क्षार से भी क्रिया कर लेगा, ठीक है। चलिए, अगला, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाता है? न्यूट्रल निष्पक्ष माना जाता है? नहीं, न्यूट्रल निष्पक्ष किसे मानोगे आप? जब आप पीएच 7 हो। आयन मानोगे, एसिड तेजाब मानोगे, या क्षार मानोगे? देखो, तेजाब के लिए क्या होता है और क्षार के लिए, क्षार के लिए जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर तेजाब की हम बात करें तो तेजाब मतलब एसिड, इसके लिए जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होनी चाहिए, हम सभी जानते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसिड मानते हैं। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन। अब देखो, पीएच में आपको एक और चीज याद रखनी है, जैसे ये है, ठीक है, ये हमारे पास है पीएच स्केल, इधर पर 0 है और इधर पर गया 14, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर है 1। तो इस कंडीशन पर हम मानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन को हम क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं ये वाली कंडीशन कौन सी होती है? न्यूट्रल, ठीक है, और यहीं पर होता है हमारा H2O। चलिए, अगला आपसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? देखो, अम्ल वर्षा ठीक है, पहले तो हम देखेंगे सामान्य वर्षा, ठीक है, जो हमारे पास में सामान्य वर्षा होती है। तो सामान्य वर्षा की अगर हम पीएच की बात करें तो वो होता है 7, सॉरी 7 नहीं होता, ये होता है 5.5, ठीक है। जो सामान्य वर्षा होती है, सामान्य वर्षा का पीएच होता है 5.5,
5, आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब जो अम्ल वर्षा हो जाएगी, यदि अम्ल वर्षा है, तो अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच कितना होगा, लेस देन होगा 5.5 से, और कई केसेस में ये देखा गया है कि 4 से 4.5 तक होता है। और इसके अलावा आपको आंसर में एक और ऑप्शन मिलेगा 4.2 से 4.4। तो ये वाला ज्यादा एक्यूरेट आपको मानना है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में है, तो ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। अब अम्ल वर्षा होती किन की वजह से, तो अम्ल वर्षा क्या होती है, नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक होते हैं, उनकी वजह से होती है। जैसे कि N2O हो गया, ठीक है ना, SO3 हो गया, SO2 हो गया, इनकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल वर्षा का पीएच 5.5 से कम। अगला क्वेश्चन, बहु आसुत जल के एक नमूने का पीएच क्या होता है। आसुत जल, आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर या फिर प्योर वाटर या फिर डिस्टिल वाटर। तो इसका पीएच इन्होंने पूछा, तो डिस्टिल वाटर जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच कैसा होता है, 7 होता है ना, 7 के अति निकट, निकट से निकट। अगर आप शून्य मान लोगे तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ये। ठीक है, याद रखना है, शून्य के अति निकट मतलब एसिड ही कहलाएगा। 14 अगर है तो ये क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना होता है। रक्त की बात हो रही है, देखो सबसे पहली चीज, दो जो भी हमारे बॉडी में है, जो कुछ भी, केवल गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl को छोड़कर जितना भी हमारे बॉडी में, वो ना तो प्रबल अम्ल होगा और ना ही प्रबल क्षार होगा, क्योंकि उस चीज से हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी लिक्विड है जो कि एसिड और बेस का नेचर रखते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वो 7 के आसपास ही होंगे। ठीक है, 6 से 8 के बीच में ही होंगे। आपको यही चीज याद रखनी है कि जितनी भी हमारे बॉडी में जितने भी लिक्विड होंगे, वो सब के सब 6 से 8 के बीच में होंगे, है ना, इससे ज्यादा नहीं होंगे और इससे कम भी नहीं होंगे। एक एक्सेप्शन होता है, अगर हम बोले अपवाद। ठीक है, एक अपवाद होता है क्या, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस है मतलब अमाशय में जो हमें अम्ल पाया जाता है वह। आपसे पूछा गया है जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षार है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है क्षार की। तो देखो क्षार, दो तरीके से आप क्षार को डिफाइन कर सकते हो, क्षार या अम्ल को। जैसे यहाँ पर बात हो रही है बेस की, तो बेस को आप दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो, या तो आप H+ के बिहाफ पे उसे डिफाइन करो या OH- के बिहाफ पर। OH- में होगा जितनी आसानी से डोनेट करे, ठीक है, उसे आप क्षार बोल सकते हो। वहीं अगर H+ के बिहाफ पे आप देखते हो, जितनी आसानी से एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो आप इसे क्या बोल दोगे, क्षार बोल दोगे, है ना। अब देखो अगर हम ट्राई एथिलामाइन की बात करते हैं, तो मतलब कि C2H5 होल थ्राइस N। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये OH मतलब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे, क्योंकि इस पर C2H5 ऑलरेडी है, और C2H5 हाइड्रोजन से ज्यादा प्रबल धनायन धनावेशित होता है। ठीक है, अगर हम धनावेशित की बात करें, धनावेशन की अगर हम बात करें, तो C2H5 में ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। ठीक है ना, इसलिए C2H5 को विस्थापित करना हाइड्रोजन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पर कोई जगह ही खाली नहीं है कि हाइड्रोजन आ पाए। वहीं हम बात करते हैं अमोनिया NH3, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ क्या जोड़ोगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हैं, तो आप किन्हें लेकर आओगे, तो ये नहीं हो सकता है। अब बढ़ता है एथिलामाइन, मतलब C2H5NH2, और दूसरा आपके पास में बता C2H5NH, और यहाँ पर एक और C2H5। ठीक है, आपके पास में ये बचा है। अब देखो यहाँ पर जो चीज आपको समझनी है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे। ठीक है, दोनों का आप देखना, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपको गलत मतलब भूलोगे नहीं आप।
ठीक है। दूसरी तरफ C2H5 है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक C2H5। अब क्या बोला था मैंने बोला था कि कितनी आसानी से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करें, मतलब हाइड्रोजन को देना कठिन हो। ठीक है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है जितनी आसानी से, तो वो क्षार होगा। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसे भी देना। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो दे देगा हाइड्रोजन तो फिर वो अम्ल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो वो हाइड्रोजन ना दे, मतलब जो हाइड्रोजन उसके पास है उसे वो देना। समझ गए? तो अब देखो, यहाँ पर जो C2H5 है, यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर है H। यहाँ पर एक C2H5 है और यहाँ पर क्या है, दो C2H5 है। ठीक है, दो है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया, इस जगह पर मैंने आपको बोला था कि जो C2H5 है इसका धनावेश, मतलब ये जो होता है अधिक धनावेशित होता है बजाय हाइड्रोजन के। ठीक है, जो एल्किल ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक धनात्मक होता है। तो अधिक धनात्मक होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है या धनात्मक प्रवृत्ति है इस तरफ जाएगी। ठीक है, धनात्मक प्रवृत्ति कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो इस वाले हाइड्रोजन के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। समझ लो, क्योंकि धनात्मक प्रवृत्ति इस तरफ है। इस हाइड्रोजन के निकलने से पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन निकले। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इनकी धनात्मक प्रवृत्ति ज्यादा है। ओके, तो इनका हाइड्रोजन निकलने की कोशिश पहले करेगा, ये वाला नहीं निकल पाएगा। अब यहाँ पर अगर हम धनात्मक प्रवृत्ति को मान लीजिए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर दो एक्स हैं, मतलब यहाँ पर दो लोग हाइड्रोजन को बांधे रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम इस कंडीशन में देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति है जो हाइड्रोजन को बांधे रखने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन को बांधे रखने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि दो हाइड्रोजन, दो एक्स है जो कि एक हाइड्रोजन को बांधे रखने की कोशिश कर रहा है इस जगह पर। और यहाँ पर एक एक्स है जो कि दो हाइड्रोजन को बांधे रखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इधर बल अगर देखा जाए तो 1:2 में है, और इधर अगर बल देखो तो 2:1 में है। ऑब्वियसली जब एक आदमी दो लोगों को पकड़कर खींचेगा तो ये मुश्किल होगा कंपेटेबल कि दो लोग एक आदमी को खींच रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन को खींच रहे हैं, और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप दो हाइड्रोजन को खींच रहा है। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो कि आधा एल्किल ग्रुप अगर इसकी क्षमता x है तो XY2 क्षमता से ये हाइड्रोजन को खींच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2x क्षमता से ये हाइड्रोजन को खींच रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन को बांधे रखेगा। ये हाइड्रोजन को ज्यादा प्रबल रूप से बांधे रखेगा और ये वाला हाइड्रोजन को कम प्रबल रूप से बांधे रखेगा। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था, हाइड्रोजन को जो जितने प्रबल रूप से बांधे रखेगा वह उतना ही अच्छा क्षार होगा। तो यहाँ पर दो एथिल एथिल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन को ज्यादा प्रबलता से बांधे हुए हैं, इस वजह से प्रबल क्षार कौन सा होगा, डाई एथिलामाइड। इस चीज को प्लीज 2 बार 3 बार या 10 बार भी वीडियो देखना पड़े ना, तो आप देखना, क्योंकि ये ऐसी चीज है अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर जाओ। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है। क्षारकता 3 का मतलब आपको देखना है OH माइनस कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप ये मानो कि जो हाइड्रोजन है 3 है और वो बंधे हुए हैं। ठीक है, OH ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीयता, और OH देने की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीयता। इसी तरह से OH को कितनी तेजी से आप बांधे हुए हो वो उतना ही दुर्बल क्षार होगा, और OH को कितना स्लो बांधे हो वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो देखो दूसरा ऑप्शन डाई सोडियम, मतलब यहाँ पर दो सोडियम है, हाइड्रोजन है, और फॉस्फेट PO4 भी हो सकता है, PO3 भी हो सकता है। अब यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो ये एक पूरी श्रृंखला होती है जिसमें Na+ तो होता ही है, साथ में PO4 और PO3 भी होता है। ठीक है, इसके बाद आता है फास्फोरिक अम्ल, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते थे H3PO4, ये होता है फास्फोरिक। और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यहाँ पर अगर ऑप्शन के मुकाबले देखो तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है जो कि आसानी से इसमें बंधे हुए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH की यहाँ पर बात हो रही है, ये HCl की बात हो रही है, ऑक्जेलिक अम्ल की बात हो रही है, और यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COO
एच की बात हो रही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम सभी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल क्षार है। कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। KOH हो गया दुर्बल होता है ना। NaOH प्रबल होता है। तो ये चीज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, दूध क्या होता है? दूध पायस होता है, निलंबन होता है, फोम होता है या जल होता है? देखो ये सभी क्या होते हैं? एक तरह के कोलाइडी विलयन होते हैं। ठीक है, अगर हम पायस की बात करें तो पायस का क्या होता है? मतलब लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट मतलब विलायक और विलेय दोनों ही। ओके, लिक्विड होते हैं। वहीं अगर हम निलंबन की बात करते हैं तो निलंबन में क्या होगा? निलंबन में होता है कि ठोस होता है जो कि द्रव में होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें, यहाँ पर अगर हम निलंबन में आते हैं तो जो विलायक होता है वो तो होता है लिक्विड, लेकिन विलेय जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। वहीं अगर हम फॉर्म में आते हैं तो फॉर्म में क्या होता है? फॉर्म में लिक्विड और यहाँ पर क्या होता है? गैस। ठीक है, अब अगर हम जेल में आते हैं तो जेल में क्या होता है? जेल में अब देखो, जेल में क्या हुआ? ठोस में द्रव है, मतलब कि यहाँ पर जो विलायक है वो कैसा होता है? सॉलिड। और विलेय क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। तो ये होते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? दूध में दूध क्या होता है? पायस का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे में घुलते नहीं, घुल नहीं रहे हैं, तो उसे क्या बोलोगे? सॉल्वेंट बोलोगे? नहीं, सॉल्वेंट मतलब घुलनशील होता है। डीकंडेंशन बोलोगे? नहीं। अमिश्रणी या सॉल्यूट क्या बोलोगे? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमिश्रणीय, क्योंकि वो मिल नहीं रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मक्खन कोलाइड कब बनाता है? मक्खन आपने देखा होगा, दूध में मक्खन होता है जो छोटा अलग ही दिख जाता है, जो किनारों पर इकट्ठा हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलाइड कब बनाता है? जब प्रोटीन पानी में छितरा रहता है, जब पानी में बसा छितरा रहता है, जब मतलब कहने का मतलब ये है, प्रोटीन प्रोटीन मतलब पानी में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो विलायक और विलेय की बात हो रही है। अगर आप ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखो तो प्रोटीन पानी में, मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पानी विलायक है और दूसरे में वो बोल रहा है प्रोटीन। जब प्रोटीन घुला हुआ होता है, उसने बोला पानी में वसा, मतलब यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर क्या हो गया? वसा या फैट। उसके बाद जब वसा की गुलियां पानी में, यहाँ पर पानी और वसा की गुलियां। ठीक है, इसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट पानी में, पानी ही है सभी में विलायक, और यहाँ पर क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो अब देखो, ये है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया। ये सब कोलाइडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बी सी और डी। तो कैसा होता है? यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलियां। आपने देखा होगा जो मक्खन होता है ना, छोटे छोटे कण के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जो हमारी मथनी होती है उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा मक्खन, हो जाता है ना। तो वो कैसा होता है? गुलियों, गुली वसा के रूप में होता है, ना कि वसा के रूप में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन, स्मोक किसका संयोजन होता है? स्मोक क्या होती है? स्मोक मतलब जो हमारे पास में धुआं है, जो वायुमंडल में धुआं आ जाता है, वो किस तरह का होता है? हवा में जलवाष्प होती है, पानी और धुआं होता है, आग और पानी होता है, तथा धुआं और कोहरा होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? धुआं और कोहरा। जो हम देखते हो जैसे दिल्ली वगैरह में आप देखोगे बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको स्मोक। तो वो क्या होता है? धुएं में कोहरा होता है। स्पेशली दिवाली के टाइम पर अगर आप देखो, वैसे तो होता है हमेशा, लेकिन दिवाली का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि पटाखे हो जाते हैं, तो एग्जाम्पल देना आसान है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पटाखे नहीं जलाने, वो तो जलाना ही है। तो यहाँ पर देखो, जब आप दिवाली देखते हो तो दिवाली के टाइम पे जब अचानक से पटाखे फोड़े जाते हैं एक दो दिन के लिए बहुत ज्यादा, तो वायुमंडल में, दिल्ली में, दिल्ली जैसी जगह पर आसानी से धुआं रहता है, और जो कई दिनों तक रहता है, 15 दिन 10 दिन तक बना रहता है। ओके, अभी देखा गया था, पिछले साल की बात है, जब दिवाली में पटाखे फूटे थे, तो गवर्नमेंट ने एक कृत्रिम बारिश करवाने की सोची थी, लेकिन कृत्रिम बारिश होनी थी 22 या 23 तारीख के आसपास, लेकिन उससे पहले ही आ, बारिश हो चुकी थी, नेचुरल बारिश हो गई थी, तो फिर कृत्रिम बारिश को नहीं करवाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव का, द्रव में ठोस का, ठोस में गैस का, या ठोस में ठोस का? घोल की बात यहाँ पर हो रही है, तो घोल किस में होगा?
घोल सही आंसर है, द्रव का द्रव में होगा, है ना, घोल है, वहां पर एक मिश्रण की बात की जा रही, घोल की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? देखो यहाँ पर अगर आप बॉयल की बात करो तो बॉयल कैसा होता है, टी कांस्टेंट होता है बॉयल में, ठीक है। जूल के नियम की आप बात करो, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो क्या होता है, 6.023, मतलब एक मोल में इतने अणु होते हैं मौजूद। चार्ल्स का नियम भी आप देख चुके हो, चार्ल्स का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम होता है स्थिर दाब पर, पी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है जूल का नियम, जूल का नियम क्या है, जूल का नियम होता है ऊष्मा से संबंधित, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इन्होंने कहा कि अगर टी समय के लिए आई प्रतिरोध के तार में कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है जो कि एच के बराबर होती है, ठीक है ना। याद रखना है, मतलब कि अगर आप जितनी ज्यादा धारा जितने ज्यादा प्रतिरोध में जितने ज्यादा समय के लिए प्रवाहित करोगे ऊष्मा उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। तो ये किस चीज से रिलेटेड, ऊष्मा से संबंधित है, ना कि गैस से। ओके, अगला क्वेश्चन, समान तापमान एवं दाबमान पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान की यहाँ पर बात की है, आणविक, परमाणु नहीं, आणविक, अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान की यहाँ पर बात की। देखो अणु द्रव्यमान का एक सीधा सा फॉर्मूला था, दो गुणे वाष्प घनत्व, ठीक है। अब दो गुणे वाष्प घनत्व होता है, ये जो है ये मेन फॉर्मूला है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पर लेकिन आपको ऑप्शन पूछा गया है वाष्प दाब के परिप्रेक्ष्य में, है ना, तो आपको याद रखना है कि जो वाष्प घनत्व होता है, क्या होता है, वाष्प घनत्व, ये समानुपाती होता है वाष्प दाब के, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर वाष्प घनत्व लिखना है तो आप वाष्प घनत्व लिखो, और अगर आपको वाष्प घनत्व नहीं लिखना है, अगर आप चाहते हो आपको वाष्प घनत्व नहीं लिखना है तो आप वाष्प दाब भी लिख सकते हैं, इंटू वाष्प दाब, ठीक है, आप ये दोनों चीजें कर सकते हो, तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आणविक द्रव्यमान है उसके वाष्प दाब से दो गुना होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित करोगे। देखो यहाँ पर परम शून्य का मतलब है परम शून्य ताप से, इस चीज से मतलब है, परम शून्य का मतलब है परम शून्य ताप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो परम शून्य ताप ये कितना होता है, ये होता है -273.15 केल्विन, ये होता है परम शून्य ताप। अब परम शून्य ताप पर क्या होता है, जो गति होती है अणुओं की गति, वो कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है, मतलब कि रुक सी जाती है। यहाँ पर कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, तो वह तापमान जिस पर सब आणविक गति शून्य हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, मतलब शून्य हो गई, ऑप्शन ए सही है। आयतन शून्य हो जाता है, नहीं, आयतन तो रहता है। जिस पर पानी 298 केल्विन पर उबलने लगता है, नहीं। तरल हीलियम उबलता है, नहीं, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अणुओं की गति शून्य हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि परम शून्य ताप पर गति शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी, नहीं, अवशोषण होता है। संयोजन, अपघटन या ऊष्मा छेपी, सही अभिक्रिया क्या होती है, सही नाम क्या होता है, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी निकलना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसे ही हम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी ही होती है। ऊष्मा शोषी मतलब क्या होती है, जो ऊष्मा को अवशोषित करे, क्या करे, जो ऊष्मा अवशोषित करे, ठीक है, याद रखना, जो उसमें अवशोषण। अब देखो दहन प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो दहन प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, दहन प्रक्रिया मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और जुड़ना या संयोजन होना किस तरह की अभिक्रिया होती है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है, ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। अब अगला अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, इन सब में होता क्या है? देखो अपघटन में क्या होता है, बंध टूट रहे हैं, ठीक है,
बंध टूट रहे, बंध टूटने का मतलब ये है कि आप उन्हें कुछ ऊष्मा दे रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंद है, अगर आप इस बंध को तोड़ना चाहते हो तो आपको इन्हें कुछ ऊष्मा देनी होगी। इसे आप कैसे दोगे? ऊष्मा देकर। कैसे तोड़ सकते हो? ऊष्मा देकर ही तोड़ सकते हो, वरना आप नहीं तोड़ पाओगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन प्रतिक्रिया। ओके। विस्थापन नहीं, विस्थापन में कोई उसमें शोषी अभिक्रिया नहीं है। विस्थापन का मतलब है जैसे आपने हाइड्रोजन लिया और OH लिया, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई? इसकी रिएक्शन आपने करवाई KCl से। तो यहाँ से क्या बनेगा? एक तो बनेगा KOH, ठीक है, विस्थापित हो गए, और दूसरी तरफ बना HCl। तो ये विस्थापित हो गए, जो आपका K था वो यहाँ आ गया और जो हाइड्रोजन था वो यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये एक तरह की कैसी अभिक्रिया होती है? उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कैसी होती है? संयोजन अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। चलिए, संयोजन अभिक्रिया में भी नए बंध बनते हैं। नए बंध बनने का मतलब क्या है? उसमें क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। नए बंध बनते हैं, नए बंध बनना। और जब भी बंध कोई बनता है तो वो कैसी अभिक्रिया होती है? उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा से अणु का विखंडन हो रहा है, पानी भूल जाओ, अणु का विखंडन हो रहा है, तो प्रकाश ऊर्जा से विखंडन हो रहा है, मतलब प्रकाश अपघटन कहा जाएगा उसे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा से हो तो विद्युत अपघटन कहा जाएगा। हमने देखा था जिस तरह से सेल होते हैं और जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, करंट प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे सेकेंडरी सेल है तो सेकेंडरी सेल में क्या होता है? हम करंट प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वो विद्युत अपघट्य पदार्थ को अपघटित करती है, और हमारी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है, ठीक है ना। और जब हमें वही ऊर्जा वापस चाहिए होती है तो रासायनिक ऊर्जा फिर से हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में मिल जाती है, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? रासायनिक प्रतीक जो बनाए थे, रासायनिक प्रतीक आपने देखा होगा, जैसे NH3 बना देते हैं, नाइट्रोजन बना देते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं अपन, ठीक है ना, डबल सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं, ऊष्माक्षेपी है तो, या ऊष्माशोषी है, गर्म करने का निशान बना देते हैं। तो ये इस तरह के जो प्रतीक थे ये किसने दिए थे? लुई पास्चर ने, रॉबर्ट बॉयल ने, वर्जीलियस ने, या जॉन डाल्टन ने? तो किसने दिए थे? वर्जीलियस ने। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ओरम हम सभी जानते हैं, ओरम एयू, एयू किसका होता है? कांसा नहीं, सोना एयू, ठीक है। चांदी का तो एज ही होता है, जिसे हम अर्जेंटाइट भी कहते हैं, ठीक है। और तांबा का होता है कॉपर, ठीक है। कांसा एक मिश्र धातु होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और स्पेशली वो वाला क्वेश्चन जिसमें एथिल एमीन और डाई एथिल एमीन और ट्राई एथिल इमेन अमोनिया की बात की गई थी, उस क्वेश्चन को जरूर देखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।